नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उद्भव और विकास पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत बातचीत करेंगे। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी आगामी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उपयोगी हो सकता है। हम हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर आप सभी से चर्चा करें। उसके पहले याद दिलाना चाहेंगे कि उद्भव और विकास पर आधारित जो प्रश्नों की हमने श्रृंखला अभी चलाई है, इसके अंतर्गत गद्य के उद्भव और विकास पर चर्चा हो चुकी है। निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इन सभी पर हमने उद्भव और विकास पर आधारित किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तरों को कैसे लिखा जा सकता है, सब कुछ बता दिया है। अब हम आलोचना को लेकर आप सभी से चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य, खासतौर से गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलते हम देखते हैं कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को लेकर प्रश्न आए तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। ध्यान रखना है कि देखने में यह एक प्रश्न लग रहा है, हो सकता है कि इसमें कम से कम 8 से 9 प्रश्न छिपे हों। ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हम सीधे बात करते हैं। आप इसकी शुरुआत करेंगे भारतेंद्र युग पूर्व हिंदी आलोचना से। हिंदी में आलोचना का उद्भव और विकास आधुनिक काल में हुआ। इससे पूर्व हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल में आलोचना का कार्य नहीं के बराबर हुआ। रीतिकाल के कवि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य कर्म करते रहे और अपनी रचनाओं में जहां तहां अपने काव्य शास्त्री होने का उल्लेख करते रहे। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, कुलपति मिश्र और भिखारी दास आदि आचार्य कवियों ने रस, छंद, अलंकार, रीति, शब्द शक्ति और नायक नायिका भेद से संबंधित अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की। अतः इस समय न तो काव्य सिद्धांतों की निर्मित हुई और न ही रचनाओं की मूल्यांकन परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो एक चीज आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर सवाल आ जाए कि भारतेंदु युग पूर्व हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालिए या उसके बारे में लिखिए, ईएमआरएस और केबीएस जैसी परीक्षाओं में ये शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि भारतेंदु युग पूर्व हिंदी आलोचना की जो स्थिति थी वो व्यवस्थित रूप में नहीं, खासतौर से आदिकाल और भक्ति काल में तो न के बराबर आलोचना लिखी गई, लेकिन रीतिकाल में एक बार फिर से वो संस्कृत काव्य शास्त्र का दौर वापस आता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदी आलोचना के प्रतिमान को स्थापित होना चाहिए था, अब वो नहीं हुआ। केवल रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्यों को फॉलो किया, उनके अनुसार लिखा और कहीं कहीं लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब वो ऐसे लक्षण ग्रंथ थे जो कि हिंदी आलोचना के विकास को लेकर क्या केवल संस्कृत काव्य शास्त्र का ही अनुसरण करते रहे, जिसमें उन्होंने रस, छंद, अलंकार, रीति, शब्द शक्ति और नायक नायिका भेद पर ज्यादा जोर दिया। तो सही मायने में हिंदी आलोचना का जो उद्भव है या विकास है, इसकी शुरुआत तो आधुनिक काल से होती है, लेकिन कोई भी चीज अचानक नहीं होती, उसके पीछे की पृष्ठभूमि बनती है। एक बार हम पीछे जाते हैं तो हम भारतेंद्र युग पूर्व हिंदी आलोचना का अध्ययन किए और ये पता किए कि ज्यादातर जो आलोचनाएं लिखी गई वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय पद्धति पर ही रही। कोई खास हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि निर्मित नहीं हुई। तो मान लीजिए सवाल आ जाएगा कि भारतेंद्र युग पूर्व हिंदी आलोचना पर विचार कीजिए, तो ये उत्तर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि कहानी की तरह आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आलोचना विधा एक ऐसी विधा है जो कि हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, हर विधा से इसका संबंध है। इसलिए हमने कमेंट सेक्शन में एक लिंक शेयर किया हुआ था कि इस वीडियो को जरूर देखिए।
हिंदी आलोचना पर हम पहली बार आपसे नहीं बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और दोनों की किताबों को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। आपने हिंदी आलोचना वाली वीडियोज को जरूर देखा होगा, लेकिन प्रश्नोत्तर के माध्यम में कैसे उत्तर लिखना चाहिए उसको लेकर हमारे मन में विचार आया कि एक टॉपिक बनाना चाहिए। तो भारतीय हिंदी युग पूर्व हिंदी आलोचना बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। भारतेंदु ने अपने नाटक निबंध में नाटकों की आवश्यकता का जो विवेचन किया है उसे हिंदी आलोचना का प्रथम चरण मानना चाहिए। हालांकि भारतेंदु व्यावहारिक आलोचना का रूप विकसित नहीं कर सके, वे अधिकतर सैद्धांतिक विवेचन तक ही सीमित रह गए। उनकी आलोचना दृष्टि का विकास आगे चलकर बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में बाण भट्ट की कादम्बरी और लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की तीखी आलोचना की। इस तरह भारतेंदु युग में एक और परंपरागत साहित्य सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास हुआ, तो दूसरी ओर उपेक्षित व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात भी हुआ। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि भारतेंदु से पहले हिंदी आलोचना का कोई रूप विकसित नहीं हुआ था या फिर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही भारतेंदु युग की शुरुआत होती है और इसको लीड कौन करते हैं, जिनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा, यानी भारतेंदु इसको लीड करते हैं, उन्होंने एक नाटक नाम का निबंध लिखा। ध्यान रखना है कि नाटक एक तरीके से जैसे नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, उसी तरीके से भारतेंदु ने हिंदी में नाटक निबंध लिखा, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में मेडिकल हॉल, ठीक है, मेडिकल हॉल प्रेस से हुआ। ये कहां से हुआ? बनारस से हुआ। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाटक निबंध का प्रकाशन कब हुआ। मुझे याद आ रहा है कि एक दो बार यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो जरूर आपको याद आ गया होगा कि जी सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नाटक निबंध के प्रकाशन को लेकर सवाल आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रेस को भी ध्यान में रखिए, मेडिकल हॉल प्रेस बनारस से इसका प्रकाशन हुआ। इसमें भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्यों की चर्चा की। पहला उद्देश्य उनका था कि श्रृंगार की प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा हास्य, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तीसरा कौतुक, ठीक है। चौथा उन्होंने बताया समाज संस्कार और 5वां उद्देश्य बताया देश वत्सलता। इन 5 उद्देश्यों की चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक निबंध में किया। यानी कि यहां से सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना आखिरकार क्या है। सैद्धांतिक आलोचना ऐसी आलोचना जिसके अंतर्गत हम किसी सिद्धांत या प्रतिमान की बात करते हैं, जैसे हम रस की बात करें, छंद की बात करें, मुक्त छंद की बात करें, अलंकार की बात करें, विचारधारा को लेकर कोई अपनी स्थापना दें, तो वो हो गई सैद्धांतिक समीक्षा या सैद्धांतिक आलोचना। व्यावहारिक आलोचना यानी जो हमने सिद्धांत गढ़ा है उस पर किसी रचना का मूल्यांकन जब किया जाए, जैसे हम रामचरितमानस को लेकर कोई पुस्तक लिखें या कबीर को किसी लेखक को लेकर कोई पुस्तक लिखें, तो वो व्यावहारिक आलोचना। जैसे आपने त्रिवेणी नाम की पुस्तक पढ़ी होगी, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर तुलसी जायसी की चर्चा की है। इसी तरीके से भ्रमर गीत सार को लेकर चर्चा की गई। तो किसी रचना या रचनाकार पर कोई जब आलोचना लिखी जाती है तो वो व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत है। लेकिन जब किसी पुस्तक में किसी सिद्धांत को गढ़ने की बात की जाती है तो वो सैद्धांतिक आलोचना हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नाम से जो निबंध लिखा, कई बार निबंध जो है उसका संबंध आलोचना से बहुत गहरा होता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि ये निबंध है या फिर आलोचना है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है आलोचनात्मक निबंध। तो चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो भारतेंदु युग से सैद्धांतिक समीक्षा और अलग अलग पत्रिकाओं में,
जैसे आनंद कादम्बिनी में बाण भट्ट की कादम्बरी को लेकर, या उस समय लाला श्रीनिवास दास, ये वही लाला श्रीनिवास दास है जिनका की पहला उपन्यास हिंदी में माना जाता है परीक्षा गुरु। उन्होंने एक नाटक लिखा हुआ संयोगिता स्वयंवर, उसकी समीक्षा प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में प्रकाशित किया और बाद में प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी में भी किया। तो आप देख रहे हैं कि एक खास रचना को लेकर जब कोई अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो वहां से व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत होती है। तो भारतीय हिंदी युग में इन दोनों तरीके की जो आलोचनाएं उनकी शुरुआत हो जाती है। उम्मीद है कि सतह दर सतह आपके दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी। इस सैद्धांतिक आलोचना क्या है, व्यवहारिक आलोचना क्या है, और इन दोनों आलोचनाओं की शुरुआत किस कालखंड से होती है, और उदाहरण भी आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। क्रमशः हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे आलोचना का विकास हुआ। भारतीय हिंदी युग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आलोचनाओं की शुरुआत हो चुकी थी, जिसको कि प्रथम चरण हम मान रहे थे। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना दूसरा चरण है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास एवं परिष्कार के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कार्य किया वह महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि द्विवेदी युग जब शुरू हुआ तो उसमें हिंदी आलोचनाएं तो की गई, लेकिन ज्यादातर जोर व्याकरणिक पक्ष पर था कि हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए, गद्य और पद्य की जो भाषा होनी चाहिए वो खड़ी बोली होनी चाहिए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। गद्य और पद्य का विषय क्या होना चाहिए, इसको लेकर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी जैसे ही मैंने कहा आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा चींटी वाला जो कोटेशन है। तो विषय वस्तु को भी निर्धारित किया गया। इस समय हिंदी आलोचना का गंभीर एवं तार्किक रूप तो विकसित नहीं हुआ, लेकिन अनेक आलोचना पद्धतियां विकसित हुई, जैसे शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना। आप देख रहे हैं कि इसमें आलोचना शब्द एक से अधिक बार आया। ठीक है, आप चाहें तो अंतिम में केवल आलोचना शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि जब हम पढ़ा रहे हैं आपको तो शब्द अधूरे से प्रतीत हो रहे हैं, तो हमने इनको पूरकता प्रदान करते हुए पूरा लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में आलोचना का रूप तो विकसित हो रहा था, लेकिन कई पद्धतियां, कई सिस्टम आलोचना के विकसित हुए। जैसे शास्त्रीय आलोचना, यानी कि जो काव्य शास्त्रीय, जिसमें रस छंद अलंकार की चर्चा की जा रही हो। तुलनात्मक, यानी कि दो समान रूप से समान धर्मा विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए तुलना, आजकल भी आप देखते हैं तुलनात्मक आलोचनाएं की जाती है। ठीक है, व्याख्यात्मक आलोचना, यानी कि जब आप किसी का मूल्यांकन करते हैं। निर्णयात्मक आलोचना, जब आप किसी भी रचना के बारे में कुछ बहुत बड़ी बात कहते हैं, निर्णय देते हैं, तो निर्णयात्मक आलोचना। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, ये जब आप पीएचडी करते हैं, तमाम विद्यार्थी हमसे जुड़े होंगे जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया होगा, वो भी एक छोटे मोटे आलोचक हैं। कई बार आपने देखा होगा जब सेमिनार इत्यादि होता है तो उसमें लिखा जाता है युवा आलोचक। भले वो आलोचक 55 साल का हो, लेकिन उसको भी युवा आलोचक माना जाता है। युवा की कैटेगरी हिंदी साहित्य में 18 से लेकर 55 साल के बीच में निर्धारित की गई। जब वो 60 साल का होता है तब उसको वरिष्ठ आलोचक कहा जाता है। जब 75 साल का होता है तो सुविख्यात आलोचक। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो पोस्टरों पर जरूर ध्यान रखिए। कई बार तो मैं पोस्टरों को बहुत ध्यान से देखता हूं, और खासतौर से जितने भी सेमिनार होते हैं उस सेमिनार में आलोचक लोग ही पहुंचते हैं। आलोचक बनना बहुत आसान है, और खासतौर से अगर आपका अच्छा खासा ग्रुप है तो आप चंद मिनट में आलोचक बन सकते हैं। आप किसी अपने ही परिचित कवि की समीक्षा कर दीजिए, अब वो कवि घोषित हो गए और आप आलोचक घोषित। मेरा ध्यान क्या था कि आप ध्यान रखें कि आप जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी एक आलोचना का छोटा सा रूप है यहाँ पर। ठीक है, अन्वेषण एवं अनुसंधान पर आलोचना। तो इन सभी की शुरुआत कहाँ हो गई? द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो नागरिक प्रचारणी सभा थी उसने काफी योगदान दिया यहाँ पर। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, आज जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें नागरिक प्रचारणी सभा का
काफी योगदान रहा है। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा अगर हम आलोचकों की बात करें तो लाला भगवान दीनकृत अलंकार मंजूषा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत रस कलश प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन में विषय के अनुकूल छंद योजना, सरल भाषा के प्रयोग, अर्थ गांभीर्य, नैतिकता, मर्यादा और देश प्रेम पर बल दिया है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अचानक देश प्रेम पर बल नहीं दिया, बल्कि उसके पहले हमने यहाँ पर देश वत्सलता की बात भारतेंदु के संदर्भ में कही थी। तो कहीं न कहीं जितने आलोचक थे अपने पूर्ववर्ती युग में किए गए कामों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सबसे प्रमुख हथियार था वो सरस्वती पत्रिका थी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा, साहित्य और आलोचना को नई दिशा प्रदान की। प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से हमने अनुराज हिंदी एकेडमी के माध्यम से आपके दिमाग में हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रसंग हो सकते हैं उनको रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के कमेंट बहुत कुछ बता देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हमारा मन तब ज्यादा प्रसन्न होगा जब हमारे विद्यार्थी तमाम परीक्षाओं में सफल होंगे और अपने जो सरकारी नौकरी का कर्म होता है उसमें लग जाएंगे। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप कनेक्ट होकर चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर आप बार बार बीच में डिस्कनेक्ट होंगे तो हो सकता है कि वो जो जब ट्यूबलाइट बिगड़ जाती है तो जो लाइटिंग में उसमें होता है भुक भाए उस टाइप की स्थिति भी हो सकती है। तो कनेक्शन जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ हिंदी आलोचना को। आप भारतेंदु युग से पूर्व, भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उम्मीद है कि कहानी की तरह चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करें तो इसी समय यानी कि द्विवेदी युग में ही तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक आलोचना की शुरुआत हो गई थी। इसमें पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। खासतौर से मिश्र बंधु ने तो इतिहास भी लिखा हुआ था, ठीक है। और एक सवाल पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। देखिए, सवाल बनते कैसे हैं? सवाल आसपास के ही तथ्यों को मिलाकर बनते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जब खुद विद्यार्थी थे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते थे, तो लगता था कि मिश्र बंधु आदिकाल के ही रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हिंदी आलोचना पढ़ना शुरू किए और चीजों को जानना शुरू किए तो पता चला कि मिश्र बंधु तो द्विवेदी युग के हैं। और मिश्र बंधु ने इतिहास ग्रंथ भी लिखा, मिश्र बंधु विनोद, और हिंदी नवरत्न नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 9 कवियों को शामिल किया। इसको लेकर हमने पहले भी आप सभी से चर्चा की। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से कई तथ्य पूछे जाते हैं, उनको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखें। सर्वप्रथम पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। यहीं से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत होती है। और कई बार हमने देखा है कि पीएचडी के टॉपिक्स में भी अलग अलग, जैसे कोई प्रेमचंद और फकीर मोहन सेनापति के उपन्यासों की तुलना करता है, या फिर हरीश्वरनाथ रेणु और फकीर मोहन सेनापति के उपन्यासों की तुलना करता है। अब जब मैं फकीर मोहन सेनापति की बात कर रहा हूं तो आप सभी से एक होमवर्क मैं जरूर लूंगा कि ये फकीर मोहन सेनापति किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो कई बार हम नए कामों को तुलनात्मक रूप में भी करते हैं। तो उसी तरीके से पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। इसके बाद लोगों को नई दृष्टि मिली। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक आधार पर हिंदी के कवियों सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद्र और हरिश्चंद्र को क्रमवार करके उनकी आलोचना प्रकाशित की। एक दूसरे से तुलना की गई कि किसमें क्या किसकी खास विशेषता है और उनको हिंदी नवरत्न नाम दिया गया उनका। फिर लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक के माध्यम से देव को श्रेष्ठ साबित किया। अब यहीं से इन लोगों ने तो आलोचना में जो किया वो किया ही,
लेकिन आप सभी के लिए एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि बिहारी और देव किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, या फिर देव और बिहारी किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस अंतर को जरूर ध्यान में रखेंगे और वहां पर सही उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर तमाम ऐसे आलोचक थे जो दो कवियों के बीच में तुलना करके किसी एक कवि को श्रेष्ठ साबित करते थे। जैसे यहाँ पर आपने उदाहरण देखा बिहारी और देव, और फिर उसी को उलट दिया गया देव और बिहारी। ये दोनों तथ्य कई बार परीक्षाओं में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप जरूर उसको ध्यान रखें। रामचंद्र शुक्ल योगीन हिंदी आलोचना। आज जब भी हम साहित्य इतिहास लेखन की बात करें, निबंध की बात करें, आलोचना की बात करें, तो शुक्ल जी उसके केंद्र बिंदु के रूप में होते हैं। तो आलोचना की अगर हम बात करेंगे, रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रहेगी। शुक्ल ने सूर, तुलसी और जयसी आदि मध्यकालीन कवियों और छायावादी काव्य धारा का गंभीर मूल्यांकन करके जहां व्यावहारिक आलोचना का आदर्श प्रस्तुत किया और हिंदी आलोचना को विकसित किया, वहीं चिंतामणि और रस मीमांसा पुस्तकों से सैद्धांतिक आलोचना को प्रतिष्ठित किया। यानी कि जिस सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई थी, रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों आलोचनाओं पर बराबर ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा काम किया, जिसमें एक तरफ उन्होंने व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत मध्यकालीन कवियों की का मूल्यांकन किया। वो मध्यकाल खासतौर से भक्ति काल, जिसको कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता, वहां के कवियों का उन्होंने मूल्यांकन किया। और आगे चलकर आधुनिक काल का जो स्वर्ण काल है, आप देखेंगे टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत कम लोग को रिलेट करके बताएंगे कि पूरे हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल है, लेकिन अगर आधुनिक काल के स्वर्ण काल को हम देखें तो वो छायावाद है। इन दोनों का मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल ने किया। चिंतामणि आप जानते हैं कि 4 भागों में संपादित है। ठीक है, भाग 1 काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने अलग अलग खासतौर से कविता क्या है, निबंध काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काव्य में रहस्यवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि निबंधों में आचार्य शुक्ल ने अपने काव्यशास्त्रीय बौद्धिकता और स्वतंत्र चिंतन शक्ति के साथ साथ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विशद एवं गंभीर ज्ञान, व्यापक लोकानुभव और गहरी लोक संस्कृति का परिचय दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर शॉर्ट में लिखने के लिए आए, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, एमआरएस या केबीएस जैसी परीक्षाओं में अति लघुत्तरी जिनके की 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे, और उसमें पूछ दिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर विचार कीजिए, तो इतना भी आप लिख देते हैं, ये एकदम ठोस आपका आंसर होगा, एकदम से ठोस आंसर होगा, सारी चीजें इसमें समाहित हो जा रही हैं। और मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो इसमें 3.5 नंबर तक भी दे सकता है। कुछ नंबर मात्रात्मक त्रुटियों पर या फिर आपकी राइटिंग पर कट सकते हैं, आधा नंबर कट सकते हैं, तो ये काफी ठोस आंसर कहा जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल योगीन हिंदी आलोचना में सबसे पहले हमने रामचंद्र शुक्ल पर विचार किया। इनके समकालीन आलोचक भी इन्हीं की तरह थे, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शब्दों को आज बचाऊंगा तो फिर अपने विद्यार्थियों को नहीं बचा पाऊंगा। हमारा ध्यान विद्यार्थियों के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन आलोचकों में कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गुलाब राय और लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम प्रमुख है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला में केशव तथा कविवर रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर की जीवनी और उनके काव्य के विभिन्न पक्षों पर विचार किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत और बिहारी की वाक विभूति के अलावा बिहारी, केशव, घनानंद, भूषण और रसखान की विस्तृत समीक्षा लिखकर हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काव्य में अभिव्यंजनावाद में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और उसके प्रकाश में भारतीय काव्यशास्त्र और हिंदी के नवीन काव्य पर विचार किया। बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन, ये भी कई बार पूछा जाता है, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप और नवरस आदि आलोचनात्मक पुस्तकों के माध्यम से हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को मजबूत किया। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही तरह भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समन्वय से
नवीन आलोचना सिद्धांतों को विकसित किया। श्याम सुंदर दास को भला हम कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर मैं पूरे हिंदी साहित्य को अगर क्रिकेट पिच के रूप में देखूं तो रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। दोनों की जोड़ी ने ही साहित्य को निर्मित किया। तो श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन नामक आलोचनात्मक पुस्तक में भारतीय एवं पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय करके साहित्य आलोचना को समृद्ध बनाया। रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली आदि जैसे व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी आलोचना को विकसित किया है। और कहा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसको लेकर सुझाव दिया श्याम सुंदर दास ने कि एक नोट्सनुमा हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग मिलकर तैयार करेंगे, लेकिन बाद में उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा कंप्लीट किया। तो शुक्ल युगीन जो आलोचक थे, उनके जो महत्वपूर्ण काम थे आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और यहां से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर काफी सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करें छायावादी हिंदी आलोचना की। अब आप देखेंगे कि हिंदी आलोचना में जो कवि थे या लेखक थे, उन्होंने भी लिखना शुरू किया। आलोचना दो तरीके की दिखाई देने लगी। एक तो जो रचनाकार थे, रचनाकार आलोचक, और दूसरे जो पेशेवर आलोचक होते हैं, ठीक है, जो एकदम से विशुद्ध आलोचक जिसको हम कहें, उन दोनों की यहाँ पर धारा दिखाई देती है। दो तरीके की आलोचना दिखाई देती है, ठीक है। तो छायावादी जितने भी कवि थे, उन्होंने भी आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ने छायावाद की नई काव्य प्रवृत्ति की विशेषताओं और उसकी आवश्यकताओं को अपनी काव्यात्मक पुस्तकों की भूमिकाओं में रेखांकित किया। पहले किताबें लिखी जाती थी, लेकिन छायावादी हिंदी आलोचना में एक नई चीज दिखाई देने लगी कि जितने भी कवि थे, वो अपनी कविताओं के संकलन से पूर्व भूमिका लिखते थे कि उन्होंने क्यों ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं, या फिर अपना रचना कर्म क्यों इस तरीके से किया है, तो उसकी भूमिका। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता भी हूं कि किसी भी पुस्तक में अगर भूमिका लिखी गई, उस पुस्तक में भूमिका शामिल है, तो भूमिका जरूर पढ़े, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन की भूमिका हो, चाहे मुख्य परीक्षा हिंदी जो आप सभी के लिए हमने भूमिका लिखी है, उसको भी पढ़िए। मैं अपने को खुद अभी आलोचक नहीं मानता हूं, अभी विद्यार्थी और सुधार्थी के रूप में ही देखता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपको आलोचनात्मक पुस्तकें भी दिखाई दे सकती हैं। यहीं से धीरे धीरे वो चीज निर्मित हो रही। फिर विद्यार्थियों, मेरे बताने का मतलब क्या है कि जो कवि थे, उन्होंने अपने कविताओं के संग्रह में भूमिकाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया और अपने मन की बात उन्होंने लिखना शुरू किया। कारण ये था कि कई जो विशुद्ध आलोचक थे, उनकी बातों को न समझकर अर्थ का अनर्थ निकालते थे और बहुत सारी बातें करते थे। जैसे छायावाद पर एक आरोप लगता है कि ये पलायनवादी काव्य है, लेकिन उस समय के जो कवि थे, उनके बताने का जब आप अर्थ समझेंगे तो आपको लगेगा कि जब जीवन में उथल पुथल हो तो व्यक्ति संगम की तरफ ही जाता है, वही प्रयागराज वाला संगम की तरफ, या फिर अस्सी घाट की तरफ जाता है, या फिर वीटी पर जाता है। तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पलायनवादी नहीं है, बल्कि मन की शांति के लिए है, चिंतन मनन के लिए है। आप भी जब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो टेस्ट तो देने जाते हैं भीड़ भाड़ में, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे समय नजदीक आता है, आपको ये कोना पकड़ते हैं और खुद से आप बातचीत करते हैं। तो क्या आप पलायनवादी हुए? नहीं, आप कोई एक अच्छा काम करने के लिए अपने को मजबूत कर रहे हैं, अपने अंदर ऊर्जा को भर रहे हैं। कितना मोटिवेट करें। उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। छायावादी हिंदी आलोचना में खुद कवियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसके अलावा, भूमिकाओं के अलावा, उन्होंने आलोचनात्मक निबंधों के माध्यम से आचार्य शुक्ल की इस धारणा का विरोध किया कि छायावादी कविता विदेशी कविता, खासकर अंग्रेजी कविता की नकल और अभिव्यंजना की नई पद्धति मात्र है। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 91 वीडियोज वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लिया होगा। उसमें रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के दो अर्थों को प्रस्तुत किया, एक तो रहस्यवाद से जोड़ा और दूसरा अभिव्यंजना की पद्धति से भी जोड़ा, जिसपे कि अंग्रेजी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की आलोचना की, लेकिन उसका जवाब छायावादी कवियों ने अपने अपने हिसाब से दिया हुआ है। प्रसाद ने छायावाद को भारतीय परंपरा से जोड़ा,
तो पंत और महादेवी वर्मा ने उसे युग की आवश्यकता और मनुष्य की अंतर्वृत्ति की अदम्य अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित किया। तो ये तो कवियों द्वारा रहा, लेकिन उस समय कुछ आलोचक भी थे। छायावाद को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और नगेंद्र जैसे हिंदी आलोचकों का सकारात्मक समर्थन मिला। कहा जाता है कि नंद दुलारे वाजपेयी जो थे, अब वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे और पहली बार किसी शिष्य ने अपने गुरु की आलोचना की, उसके प्रतिमानों, एक एक प्रतिमानों को उठा उठाकर उसका खंडन करना शुरू किया। जिस छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी कविता की नकल, अभिव्यंजना की नई पद्धति मात्र कहा था, और उस छायावाद को लेकर नंद दुलारे वाजपेयी ने बहुत काम किया। इनकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है। वो परिभाषा आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा क्लिक कीजिए, क्योंकि वो परिभाषा एग्जाम में खूब पूछी जाती है। शांति प्रिय द्विवेदी को तो पूरा एकदम छायावादी आलोचक के तौर पर ही माना जाता है और इन्होंने कामायनी को खास चीज से उसकी तुलना की हुई। ये आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क है कि कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा था, वेद कहा था या फिर उपनिषद कहा था। इस दोनों में से एक बताना है आपको, याद आ गया होगा। नगेंद्र ने तो लिखा ही सुमित्रा नंदन पंत पर लिखा और बहुत लोगों पर लिखा। तो इन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल की आलोचना परंपरा का विकास करते हुए उनके संदर्भों में अपनी स्वतंत्र और मौलिक दृष्टि को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये छायावादी हिंदी आलोचना पर अगर लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से इस स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से द्विवेदी युगीन, रामचंद्र शुक्ल युगीन, सब पर, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि इसमें एक से अधिक प्रश्न शामिल है। स्वच्छंदतावादी हिंदी आलोचना। छायावादी कवियों ने अपने काव्य के समुचित मूल्यांकन के लिए जहां काव्य सिद्धांतों एवं मान्यताओं को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया, वहीं नए आलोचकों को नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वच्छंदतावादी काव्यालोचक का रूप विकसित हो सका। नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक तथा काव्य सौष्ठव पर बल देने के कारण सौष्ठववादी आलोचक भी कहा जाता है। यदि आपने PYQ हल किया होगा तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है, छायावादी आलोचक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकों में आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी प्रमुख है। ठीक है, ये कुछ है। लिखने के लिए तो इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 ग्रंथों का ही उल्लेख आप करेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी के बाद है नगेंद्र। नगेंद्र ने छायावादी काव्य का मूल्यांकन करके हिंदी की स्वच्छंदतावादी आलोचना को समृद्ध किया। उनकी आलोचनात्मक पुस्तकों में आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां, इसी तरीके से मिलती जुलती पुस्तक है, नामवर सिंह ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत से छायावादी आलोचक के रूप में नगेंद्र की पहचान बनी और नगेंद्र की छायावाद के संदर्भ में जो परिभाषा है वो भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही तरह नगेंद्र भी रसवादी आलोचक थे। रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के साथ साथ उन्होंने काव्य भाषा, काव्य बिंब और शैली विज्ञान आदि पर जो कार्य किया वह हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को समृद्ध करने वाला है। और नगेंद्र ने, आप देखेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी बहुत कुछ लिखा है, खासतौर से अरस्तु पर लिखा हुआ है। ठीक है, अरस्तु का काव्य शास्त्र करके इनकी पुस्तक है, काफी इन्होंने काम किया है। अब हम बात करते हैं प्रभाववादी हिंदी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना का प्रथम संकेत तो पदम सिंह शर्मा के बिहारी संबंधी मूल्यांकन में मिला था, लेकिन इस आलोचना का पूर्ण विकास शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना में दिखता है। उन्होंने छायावादी काव्य की आलोचना किसी सिद्धांत में बंधकर नहीं, बल्कि उसके स्वतंत्र आस्वादन के आधार पर की है। यानी कि जैसा प्रभाव दिखाई पड़ा उसी तरीके से उसका मूल्यांकन किया गया। शांति प्रिय द्विवेदी काव्य विशेष रूप से पंत के काव्य में अच्छाइयों का ही भावपूर्ण दर्शन किया है। किसी से आप प्रभावित कब होते हैं? जब आप उसको दिल से मतलब लेते हैं तब। अगर दिमाग से आप लेंगे तो आपके ऊपर वो प्रभाव हावी नहीं होगा। इसलिए भावपूर्ण दर्शन यहाँ पर प्रयोग किया गया। मनोविश्लेषणवादी हिंदी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का संबंध फ्रायड और एडलर से है। मनोविश्लेषणवादी आलोचक नैतिकता के प्रश्न को महत्व नहीं देता,
उसके अनुसार व्यक्ति जैसा है वही उसका वास्तविक रूप है और उसी रूप से साहित्य में चित्रित होना चाहिए। उसे रचनाकार द्वारा आदर्श और नैतिकता के आवरण में रखकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। मनोविश्लेषणवादी आलोचकों में ईलाचंद्र जोशी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने जहां साहित्य सर्जना आलोचनात्मक पुस्तक में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना की, वहीं विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा जैसी पुस्तकों से मनोविश्लेषणवादी व्यावहारिक आलोचना को प्रस्तुत किया। ईलाचंद जोशी के अलावा आज्ञे ने भी मनोविश्लेषणवादी हिंदी आलोचना में काम किया, जिसमें त्रिशंकु और आत्मनेपद जैसी आलोचनात्मक पुस्तकों ने मनोविश्लेषणवादी आलोचना का विकास सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप में किया है। तो मान लीजिए टिप्पणी में ही आ जाए कि मनोविश्लेषणवादी हिंदी आलोचना से आप क्या समझते हैं, तो कम से कम इतनी बात आपके दिमाग में रहेगी तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना का विकास किया। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कबीर जैसे आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। द्विवेदी जी ने पूर्ववर्ती साहित्य परंपराओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के ज्ञान को आवश्यक माना। उन्होंने मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत के प्राचीन कला विनोद और कालिदास की लालित योजना जैसी आलोचनात्मक पुस्तकों के माध्यम से ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना को प्रस्तुत किया। खासतौर से हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप देखेंगे तो उन्होंने परंपरा और मनुष्य दोनों को केंद्र में रखा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को पकड़ने का एक टूल हो सकता है, एक लक्षण हो सकता है। तो जब भी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक हिंदी आलोचना की बात की जाएगी तो इसमें किसका नाम आप लेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ही लेना है। मार्क्सवादी हिंदी आलोचना। अभी तक तमाम हिंदी आलोचनाओं पर हमने चर्चा की, सभी का महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन मार्क्सवादी हिंदी आलोचना का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है और कई जगह विश्वविद्यालयों में इसी हिंदी आलोचना पर ज्यादा जोर भी दिया जाता है। तो मार्क्सवादी हिंदी आलोचना क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई, कौन इसकी अध्यक्षता किया था, ये सब आना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसमें प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में साहित्य के उद्देश्यों और सौंदर्य के प्रतिमानों पर विस्तार से चर्चा किया। ध्यान रखिए कितना यहाँ पर अंतर्विरोध है। जिसको हम कथा साहित्य सम्राट या फिर उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट मानते हैं, वो व्यक्ति प्रगतिशील लेखक संघ में अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहा है और साहित्य के उद्देश्यों और सौंदर्य के प्रतिमानों पर विचार कर रहा है, जिसकी शुरुआत छायावादी कवियों ने की थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद भी कर रहे थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब छायावादी काव्य चल रहा था, उसी के समानांतर प्रेमचंद गद्य साहित्य में, खासतौर से कहानी और उपन्यास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो उनको भी बुलाया गया। ऐसा कहा जाता है, जब मैं प्रेमचंद के पत्रों को पढ़ रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था, तो उसमें बताया गया कि प्रेमचंद बोलने में बहुत अच्छे नहीं थे। अब वो मंच पर जाना ही नहीं चाहते थे। लोग जबरदस्ती कहा करते थे कि आप भी 2 शब्द बोलिए। वो लिखते थे काफी अच्छा। तो कई बार व्यक्ति के अंदर होता है, तमाम ऐसे हमारे विद्यार्थी भी, खुद मुझे मिलाकर, जिनकी हो सकता है कि अभिव्यक्ति उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उनकी जो लेखन शक्ति है, लेखन कौशल है, वो बहुत अच्छा हो। तो प्रेमचंद से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन जब प्रेमचंद को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सीधे साहित्य के उद्देश्य को लेकर चर्चा की, उसके सौंदर्य और प्रतिमानों को लेकर चर्चा की, और उसमें उन्होंने कहा कि साहित्य सजाने या फिर महफिल बनाने का नहीं है, बल्कि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है। साहित्य राजनीति के आगे जलने वाला मशाल के रूप में है, और तमाम बातें उन्होंने कही। तो छोटी सी पुस्तक है साहित्य का उद्देश्य, आप जरूर उसको पढ़ें। कब? जब आप नौकरी पा जाए तब आप जरूर पढ़ें। मुझे याद है कि अभी हाल फिलहाल में मैं प्रयागराज गया हुआ था, तो कुछ विद्यार्थी मिले थे। उन्होंने कहा कि सर हम सेलेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन आगे कक्षाओं में पढ़ाएंगे कैसे? आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत ज्ञान की जरूरत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सतत प्रयास आप करेंगे तो चीजें आपके अंदर खुद आती जाएंगी और आपकी अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी होने लगेगी। जब हमारे जैसे विद्यार्थी, शोधार्थी या फिर टीचर अब अच्छा बोलना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। तो हम प्रेमचंद से बहुत प्रभावित हो गए, मोटिवेट हो गए, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना की शुरुआत होने लगी।
और प्रगतिशील लेखन और मूल्यांकन का दौर प्रारंभ हुआ। प्रगतिशील आंदोलन का जो वैज्ञानिक आधार था वो मार्क्सवादी दर्शन था। खासतौर से मार्क्सवादी दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो शोषक और शोषित का जो आपस में रिलेशन रहा है, जो शोषित है उसके प्रति हमेशा मार्क्सवादी विचारकों का मतलब झुकाव रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रगतिशील, यहाँ पर प्रगतिवादी नहीं लिखा गया बल्कि प्रगतिशील लिखा गया है। और कहा जाता है कि जो लेखक होता है वो स्वभावतः प्रगतिशील होता है, कोई कितना भी कट्टर लेखक हो, लेकिन अन्यों के मुकाबले, सामान्य मनुष्य के मुकाबले वो प्रगतिशील ही रहता है। तो मार्क्सवादी दर्शन का जो वैज्ञानिक आधार रहा है वो प्रगतिवादी आलोचना यानी मार्क्सवादी आलोचना को प्रभावित करता है, जिसका मानना क्या है, वस्तु जगत को ही चरम सत्य मानकर उसके विकास की पहल करता है। मार्क्सवादी आलोचना में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा का नाम प्रमुख है। आप वर्तमान समय में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो आलोचक हैं, जो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, उनको भी इसी दर्जे में रखा जाता है, क्योंकि समय के मांग के अनुसार आप देखेंगे, आप बहुत सारे आलोचकों को देखेंगे कि मंचों पर बहुत बड़े प्रगतिशील दिखाई देते हैं, बाद में वो अपने संस्कारों से दूर नहीं हो पाते हैं, बाद में कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को बोल देते हैं। तो आजकल मार्क्सवादी आलोचकों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। ठीक है, तो तमाम लोगों का हमने नाम बता दिया। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन है और कौन नहीं है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्यानुशीलन आदि आलोचनात्मक पुस्तकों में मार्क्सवादी विचार दर्शन पर रचनाओं का मूल्यांकन किया। प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी मार्क्सवादी विचार दर्शन के आधार पर हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा जैसी आलोचनात्मक पुस्तकों को लिखा। रामविलास शर्मा, अगर सबसे महत्वपूर्ण मार्क्सवादी आलोचक की बात करें तो रामविलास शर्मा उसमें सबसे आगे रहेंगे। इन्होंने प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और तमाम बड़े बड़े रचनाकार रहे, चाहे वो तुलसीदास रहे हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, प्रेमचंद रहे, निराला रहे, सब पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है, सॉरी, रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा काम किया कि जो हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन से भी बड़ा रहा। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि नामवर सिंह ने अपनी पुस्तकों और भाषणों से मार्क्सवादी आलोचना को गति प्रदान किया। नामवर सिंह खासतौर से उनको वाचिक परंपरा का आलोचक माना जाता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके जो भी उनके भाषण रहे इधर उधर, उनका संपादन किया गया है, जिसमें आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी। ठीक है, जो कि खुद मार्क्सवादी आलोचक हैं, कवि भी हैं, सब कुछ हैं और अच्छे टीचर्स के रूप में रहे, हमारे बीए के दौरान के टीचर रहे हैं। और इन्होंने नामवर सिंह की कई पुस्तकों का संपादन किया, कम से कम 10 पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया होगा। जहां जहां वो बोलते थे ये टेप रिकॉर्डर लेकर पहुंच जाते थे और फिर उसको बाद में उन्होंने लिप्यांतरण किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनसे पढ़ते भी होंगे अगर अभी वर्तमान समय में जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आगे आप बताएंगे नई आलोचना या फिर नई समीक्षा, इसको लेकर भी है। नई कविता और नई कहानी के तर्ज पर हिंदी आलोचना में नई समीक्षा लिखी जाने लगी। जैसे ही देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद हर विधा में नया नया शब्द, नया विशेषण शब्द लगना शुरू हो चुका था। उसी तरीके से आलोचना को भी नई आलोचना के रूप में देखा जाने लगा कि जैसे नई कविता है, नई कहानी है, उसी तरीके से हिंदी आलोचना को भी नई आलोचना या नई समीक्षा के नाम से देखा जाने लगा। लेकिन इस पर अमेरिकी नई समीक्षा का प्रभाव भी दिखता है, जो ऐतिहासिक या जीवनी संबंधी संदर्भों के बजाय साहित्यिक पाठ के अतिरिक्त संरचनात्मक विश्लेषण और गहन पठन पर जोर देता है। जैसे इसमें यह है कि जो क्लोज रीडिंग, ठीक है, जैसे आप इस समय क्लोज रीडिंग नहीं बल्कि क्लोज वाचिंग कर रहे होंगे, आप अच्छे से इसको सुन रहे होंगे, लिसनिंग कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। लेकिन क्लोज रीडिंग, जब ये सब सोशल मीडिया इत्यादि नहीं था, तो लोग किसी भी टेक्स्ट का बहुत गंभीरता से अध्ययन करते थे और फिर उसका मूल्यांकन करते। ठीक है, और जो टेक्स्ट है, जो पाठ है, उसका जो स्ट्रक्चर, जिसको कि रूपवादी हम कई बार बोलते हैं, रूपवाद से भी जोड़ देते हैं, उसका भी विश्लेषण करते हैं। यह विचारधारा मानती है कि कृति अपने आप में पूर्ण है, जिसमें विरोधाभास, विडंबना और रूपक जैसे उपकरणों के माध्यम से अर्थ की खोज की जाती है।
ठीक है। तो तमाम इसमें पाश्चात्य के आलोचकों का नाम लिया जा सकता है। अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो अज्ञेय का नाम इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना अपने प्रारंभिक दौर में पुस्तक परिचय और सामान्य गुण दोष विवेचन तक ही सीमित थी। बाद में उसमें अनेक आलोचना पद्धतियों का विकास हुआ और इसने गद्य की सशक्त विधा के रूप में स्थान बनाया। वह रचना की तरह ही एक रचनात्मक कर्म है। हिंदी के कथाकार काशीनाथ सिंह की एक पुस्तक का नाम ही है आलोचना भी रचना है। कई बार आलोचना को लोग रचना के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन कहा गया कि अगर आप में आलोचनात्मक विवेक है, आप किसी भी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, रचनात्मक कर्म। ठीक वैसे ही जैसे कि पढ़ाना, पढ़ाने में भी तो रचनात्मकता को देखा जा सकता है। अलग अलग एक ही विषय को आप देखेंगे कि कितने भी टीचर अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, वो उनकी रचनात्मकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि कहानी की तरह मतलब कहानी विधा नहीं बल्कि कहानी, जिसको कि हम कहानी या कथा की तरह ये पूरा वीडियो लेक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा और आप थोड़ा सा आराम करेंगे बेड पर लेटकर और चिंतन मनन करेंगे कि आज हमने अनुराग हिंदी एकेडमी पर जो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को पढ़ा, उसकी श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे विकास करते करते हम निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आप एग्जाम में बिना टस मस किए बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे और अच्छा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।